आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन सिस्टम्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग डिफेंस सेगमेंट में फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपके साथ में वो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जिसको रोक कर कुछ लोगों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आर्टिलरी के सेगमेंट में एक डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जो आर्टिलरी गन एक्विजिशन किया गया है वो गलत है और इंडियन आर्मी की तरफ से M777 को ही मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके की आर्टिलरी गन सिस्टम्स बनानी चाहिए थी और उनको अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए था। अगर इंडियन आर्मी ऐसा करती तो इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स काफी ज्यादा आसान हो जाती और कॉमनैलिटी के चलते उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती। देखिए, स्टाफ कॉलेज का एक पॉपुलर कोट है कि अगर हमारे पास में इनफ रिसोर्सेस होते तो आर्म फोर्सेस को ऑफिसर्स की जरूरत नहीं होती, इन फोर्सेस को JCO से ही रन किया जा सकता था। और इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि रिसोर्सेस कभी भी पूरे नहीं होते हैं और इसी वजह से आमतौर पर टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस काम नहीं करते हैं। एनीवेज, अगर बात की जाए आर्टिलरी गन सिस्टम्स की तो बोफोर्स स्कैम के बाद में आर्टिलरी गन सिस्टम का एक्विजिशन काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो गया था और क्योंकि इस स्कैंडल में सीधे सीधे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम आता था, इस वजह से इंडिया की आर्टिलरी एक्विजिशन और ज्यादा डिले होती चली गई। लेकिन कारगिल के युद्ध के दौरान जब FH-77 हॉविट्ज़, जिसको इंडिया में बोफोर्स गन कहा जाता है, पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के हाइडआउट्स को माउंटेन्स के ऊपर टारगेट कर रही थी तो इंडिया को रियलाइजेशन हुआ कि इस तरीके की गन्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीकन कंपनी डेनेल के साथ में मिलकर भारत में इस तरीके की गन्स को बनाने की कोशिश की गई। डेनेल की गन को अर्जुन टैंक की चासी के ऊपर माउंट किया गया था और उस गन को नाम दिया गया था भीम। वहीं दूसरी ओर टाटा की तरफ से इस गन को अपने ट्रक के ऊपर माउंट किया गया था जिसको वो इंडियन आर्मी की ट्रक माउंटेड हॉवित्जर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए पिच करने वाले थे। लेकिन फिर आया डेनेल स्कैम और डेनेल भारत में ब्लैकलिस्ट हो गई, यानी कि लगभग एक दशक से जो काम चल रहा था वो ओवर द नाइट बेकार हो गया। लेकिन अगर भारतीय सेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वो तो जस की तस थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाहर से एक्विजिशन प्रोसेस शुरू किया गया। वहीं DRDO ने दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में मिलकर भारत में पहली बार गन बनाने की कोशिश शुरू की और DRDO की ये कोशिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए वेकअप कॉल थी, क्योंकि वो लोग ये मानकर बैठे थे कि DRDO की हर एक डिजाइन के ऊपर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस वेकअप कॉल के बाद में उनकी तरफ से बोफोर्स वाली फाइल्स उठाकर देखी गई और उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास में बोफोर्स का सारा डेटा मौजूद है और उसको यूज करके वो भारत में गन्स बना सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की डेस्परेशन बढ़ रही थी और चाइना को ध्यान में रखते हुए लगभग उसी समय माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप बनाया जा रहा था। इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए लाइट वेट हॉवित्जर्स भारतीय सेना की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी और उसी को एड्रेस करने के लिए US से अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 को अक्वायर किया गया। देखिए, यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर टाइटेनियम से बनी हुई होती है और इसी वजह से इनका वेट काफी कम होता है। हालांकि इसके चलते इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन माउंटेनियस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जस्टिफाई की जा सकती है। हालांकि जब बात आती है टोड हॉवित्जर्स की तो वहां पर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब तक आप ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि आपकी हॉवित्जर्स की कॉस्ट 2.5 गुना ज्यादा हो तब तक आप M777 जैसी गन का यूज करते हुए उसको सभी एप्लीकेशन में यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा M777 और K9 वज्रा केवल टोकन नंबर्स में अक्वायर की गई हैं। देखिए, इंडिया की ओवरऑल हॉवित्जर रिक्वायरमेंट 3000 गन्स की है और ये जो 2 गन बाहर से अक्वायर की गई हैं इनका टोटल नंबर मिलाकर 250 तक नहीं पहुंचता है। अगर K9 वज्रा की बात की जाए तो इस गन को लेकर बातचीत शुरू हुई थी साल 2012 में, जिसके बाद रशियन गन के साथ में इसके कंपटीशन हुए थे और रशियन 2S19 मात्सा के अगेंस्ट ये गन ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुई थी। लेकिन इन गन्स को लेकर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साल 2017 में साइन हुआ था। उससे पहले DRDO की अपनी खुद की गन ATAGS शेप ले चुकी थी और उसी साल 26 जनवरी वाले दिन हम लोगों ने ATAGS और धनुष को राजपथ के ऊपर परेड में देखा था। इस समय दोनों धनुष और ATAGS टोड वर्जन में और ट्रक माउंटेड वर्जन में अवेलेबल हैं। वैसे तो बेसलाइन धनुष केवल 45 कैलिबर की गन थी, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से उसको अपगन करके 52 कैलिबर गन बना दिया गया है। वहीं इसी बीच कल्याणी की तरफ से आर्टिलरी के ऊपर बहुत शानदार काम किया गया। पहले तो वो DRDO के साथ में ATAGS के ऊपर काम करना शुरू किए और पैरेलल डेवलपमेंट में उन्होंने भारत 52 भी बनाई। इसके बाद कल्याणी की तरफ से और भी कुछ गन्स बनाई गई थी, लेकिन आगे चलकर इंडियन आर्मी की जो मेजर रिक्वायरमेंट है, जहां पर 3000 से लेकर 3600 आर्टिलरी पीसेस इंडियन आर्मी को अपने बेड़े में शामिल करनी है,
तो उसमें टोड गन मोर और लेस एड्रेस्ड है, जो बेसिकली एटैक्स होंगी। माउंटेड कैटेगरी में भी एटैक्स आ चुकी है। और रही बात सेल्फ प्रोपेल्ड कैटेगरी की, तो उसमें ट्रैक्ड वेरिएंट K9 वज्रा ही रहेगी, लेकिन व्हील्ड वेरिएंट एटैक्स का एक वेरिएंट हो सकती है, जिसको लेकर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ये सिचुएशन टेक्स्ट बुक सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर भी नहीं है। अगर मेजॉरिटी गन्स एटैक्स के बेसिस पर बनी हुई गन्स होने वाली हैं, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। और रही बात लॉजिस्टिक्स की, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी को ये चीज समझ में नहीं आती है। उन्होंने अपनी फील्ड आर्टिलरी गन्स को भी 155 मिलीमीटर पर अपग्रेड किया है, जिन गन्स को हम लोग सारंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस समय देश में आर्टिलरी गन सिस्टम इकोसिस्टम काफी शानदार बन चुका है। इस समय भारत फोर्ज, L&T और टाटा जैसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस सेगमेंट में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं। वहीं DRDO अपनी डिजाइन के रियलाइजेशन के लिए पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी कंपनीज के ऊपर बेस्ड नहीं है, और एटैक्स के माध्यम से इस इकोसिस्टम को डेवलप करने में DRDO का काफी बड़ा हाथ रहा है। देखिए, सरकारी कंपनीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जब बात आती है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की, तो मैं पर्सनली भारत फोर्ज को एक बेहतर आर्टिलरी प्लेयर मानता हूं। और K9 वज्रा के साथ में L&T मुझे वहां पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं करती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि L&T कोई छोटी मोटी कंपनी है, वो कंपनी देश में न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है। लेकिन जब लोग कंपेयर करने लगते हैं इस ग्लोरीफाइड इंटीग्रेशन को एक्चुअल सिस्टम डेवलपमेंट के साथ में, तब हमारे नरेटिव में डिफरेंस आता है। एनीवेज, हम लोग डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। मुझे शायद इस सेगमेंट में कल्याणी ज्यादा बेहतर लगी, आपको L&T लग सकती है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल होकर आप लॉजिस्टिक्स को देखें, तो आर्टिलरी गन सिस्टम में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है वो होती है शेल, और ये सारी की सारी गन्स 155 मिलीमीटर शेल्स ही यूज करने वाली हैं। होप इस वीडियो के बाद में आपको आर्टिलरी गन सेगमेंट के डेवलपमेंट को लेकर जो प्रैक्टिकल चीजें हुई हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और शायद अगर ये वीडियो डिफेंस एक्सपर्ट साहब के पास पहुंचता है, तो वो भी चीजों को प्रैक्टिकली देखना शुरू करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।